एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2 एंड 3 की वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं चैनल पर, एंड अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड ऑल्सो क्लास 11 IT कोडेड 2 के सब्जेक्ट स्किल्स की यूनिट्स की भी प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट कर दी है। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है एंड रेस्ट ऑफ द वीडियोस विल आल्सो कम सून, सो स्टे ट्यून्ड। स्टूडेंट्स, आप मेरी पहले की जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, बट बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई कि उन्हें प्योर इंग्लिश में इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता है, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इसलिए अब से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दी थी, बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स IT कोड 802 के नहीं होंगे, दूसरे स्किल सब्जेक्ट्स के होंगे जो कि ये वीडियोस की, सो दैट इज़ वाई इन्फॉर्मिंग यू अगेन। सो लेट्स प्रोसीड हियर। Session 1 is Introduction to Entrepreneurship. So first of all, let us have a basic discussion about entrepreneurship. Firstly, who is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and makes profit in return. मीन्स एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए न्यू आइडियाज सोचता है, न्यू इनोवेशंस लाता है, और वो इस तरीके से बिजनेस करता है कि कस्टमर की नीड्स भी फुलफिल हो और एंटरप्रेन्योर को खुद भी कुछ प्रॉफिट हो। हमारे इंडिया में बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स डे बाय डे एमर्ज हो रहे हैं, न्यू बिजनेस ओपन हो रहे हैं, न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है एंड हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेप्स ले रही है। सो ऐसे में ज़रूरी है हमारे लिए, इस यूथ के लिए ये जानना कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में चल के आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो आपको ये पता हो कि उससे रिलेटेड हर फैक्ट, हर चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है, और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें। आपको जो भी स्किल्स पढ़ाई जा रही हैं, ये सब आपके फ्यूचर में काम आने वाली हैं। इनको सिर्फ इस नज़रिए से मत पढ़िए कि ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगी, इनको अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखिए। अगर आप सही में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसका एक्चुअल मीनिंग अपनी एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए। सो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस प्लान डेवलप करेगा, उस प्लान को लॉन्च करेगा और फिर उस बिजनेस को रन करेगा यूजिंग इनोवेशंस। मींस नए आइडियाज़, न्यू टेक्निक्स को यूज़ करके जो बिजनेस रन किया जाएगा ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हों, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसको खुद बेनिफिट हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is not just about one type of business activity. Means जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप है कि हम कहाँ कहाँ पर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है, वो स्कोप लिमिटेड नहीं है। हमारे पास बहुत ही वाइड स्कोप है, बहुत ही वाइड रेंज है एक्टिविटीज़ की, जहाँ पर एक पर्सन एंटरप्रेन्योर की तरह एमर्ज कर सकता है, डेवलप कर सकता है एंड प्रोग्रेस कर सकता है। सो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। मीन्स हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन की है कि हम किस किस क्लासिफिकेशन में, किस किस कैटेगरी में बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं।
एंड ये बेसिकली डिवाइडेड है इस बेसिस पर कि किस तरह की एक्टिविटी हो रही है. सो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल. There are three types of business activities: manufacturing business, trading business, and services business. Let us discuss each of them in detail. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इस बिजनेस में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं. मींस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. goods and products are the same thing. एंड फिनिश्ड मीन्स जिसकी प्रोसेसिंग या फिर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है. ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ताकि कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स फुलफिल हो सके, ऐसे बिजनेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. और इस बिजनेस में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेल कर दिया जाता है कस्टमर को यूज़ के लिए. मींस हम इसके बाद उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसकी और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, वो डायरेक्टली यूजेबल होगा एंड कस्टमर उसको डायरेक्टली परचेज करके यूज़ करेगा. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग बिजनेस. इस टाइप के बिजनेस में आप कोई भी गुड या प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बट आप एक फिनिश्ड गुड को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बायर या फिर कस्टमर तक पहुंचाते हैं. मींस आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं. मींस सपोज आपको अगर मेडिसिन चाहिए, मींस आपके फैमिली में कोई इल है एंड आपको मेडिसिन चाहिए, तो क्या आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाएंगे मेडिसिन लेने? नहीं, आप एक मेडिकल शॉप पे जाएंगे, एक फार्मेसी पे जाएंगे. वहाँ पर आप शॉपकीपर से मेडिसिन मांगेंगे, वो आपको मेडिसिन देगा. बट क्या वो मेडिसिन उस शॉपकीपर ने बनाई है? नहीं, वो बनाई किसी कंपनी ने है एंड वो शॉपकीपर उस कंपनी से वो मेडिसिन आप तक लेकर आया है. सो दैट शॉपकीपर इज डूइंग द ट्रेडिंग बिजनेस. नेक्स्ट इज सर्विसेज बिजनेस. ऐसी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जहां पर एक पर्सन दूसरों को अपनी सर्विसेज ऑफर करता है ताकि बायर का बेनिफिट हो या फिर उसके काम में हेल्प हो, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को कहते हैं सर्विसेज बिजनेस. सो ऐसी सर्विसेज का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है एंड ये फ्लेक्सिबल होती हैं. मींस जैसे कस्टमर की डिमांड होगी वैसे हमारी सर्विस होगी. एंड ना ही इनके लिए कोई शॉप होती है जहाँ पर ये सर्विसेज मिलती होंगी. मींस सपोज कीजिए आपको एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो कि आपके घर को पेंट कर सके, तो आप किसी शॉप पर जाकर ये नहीं कहेंगे कि आपको पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए एंड कोई आपको पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर दे देगा एंड यू विल गिव देम द मनी. नो, आप एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे ताकि वो आपको अपनी सर्विसेज, पेंटिंग सर्विसेज ऑफर करे. एंड यहाँ पर ना ही वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसने वो पेंट मैन्युफैक्चर नहीं किया है जो वो पेंट कर रहा है, और ना ही वो कोई ट्रेडिंग कर रहा है. मींस वो तो पेंट करके चला जाएगा, तो उसने कोई ट्रेडिंग नहीं की, आप तक कोई सामान नहीं पहुंचाया, उसने आप तक अपनी सर्विसेज पहुंचाई. तो बेसिकली वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्विस बिजनेस करता है. Now, let us proceed to session 2, values of an entrepreneur. First of all, what are values? वैल्यूज बेसिकली ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें एक पर्सन फॉलो करता है और उन्हीं वैल्यूज़ की वजह से वो एक सर्टेन वे में सोचता है. मींस उसकी जो भी थिंकिंग होगी, उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, उसका जो भी एक्शन प्लान होगा, वो सभी इफेक्ट होगा अपनी वैल्यूज़ से. मींस वो क्या वैल्यूज़, क्या क्वालिटीज़ हैं उसमें, वो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, इस चीज़ पर बेस्ड होगा कि वो किस तरीके से सोचता है और क्या करता है. Now, what are the values of an entrepreneur?
मीन्स कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए ताकि उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाए एंड प्रोग्रेस कर पाए। सो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, तब उसके मन में कुछ स्पेसिफिक डाउट्स आते हैं, जैसे कि क्या मुझे ये बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहिए, क्या मैं इसे खुद चला पाऊंगा, और अगर कुछ लॉस हुआ, किसी बायर ने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तब क्या होगा, या फिर मेरे कॉम्पिटिटर मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप एक अकेले एंटरप्रेन्योर हैं जो कि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर वो सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आपके कस्टमर्स आपके पास आते ही नहीं हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं, तो आपका कंप्लीट लॉस होगा। तो ऐसे में क्या, यही सब डाउट्स जब एक एंटरप्रेन्योर के मन में आते हैं, तो उस टाइम पर एक इंटरनल मोटिवेशन होता है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एंटरप्रेन्योर को ये फोर्स करने में कि नहीं, मुझे इन सब डाउट से आगे निकलना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एस्टेब्लिश करना है, एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू मेक इट सक्सेसफुल एंड प्रोग्रेसिव। सो इसी इंटरनल मोटिवेशन को, जो कि हमें ये डाउट्स ओवरकम करने में हेल्प करता है, इसी इंटरनल मोटिवेशन को हम कहते हैं वैल्यूज। स्टूडेंट्स, जनरली मैं आपको ऐसे डायग्राम्स इसलिए देती हूँ ताकि आप इजीली याद रख पाएँ फैक्ट्स को, एंड इसलिए भी देती हूँ ताकि आप इन डायग्राम्स को अपने एग्जाम में यूज़ कर पाएँ, उनका प्रैक्टिकल यूज़ करें। मीन्स जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा। जो भी स्टूडेंट लिखेगा वो उसका वही आंसर लिखेगा जो बुक में गिवन होगा, बट आप उसको यूनिक कैसे बनाएंगे, आप उसको यूनिक बनाएंगे उसके प्रेजेंटेशन के वे से। मीन्स आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आप वहाँ पर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई फिगर बना सकते हैं, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव होगा। सो इसीलिए मैं आपको ऐसे डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करती हूँ। सो वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, perseverance and open mindedness. Now let us discuss about them in detail. Confidence means to believe in oneself and one's approach. जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तब उसमें सेल्फ डाउट्स होते हैं कि क्या मैं इस एबल हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, उसे सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ। और इसी सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस। और जो भी वो अप्रोच चूज करता है कि मुझे इस अप्रोच से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उस बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि जो भी मैं वे चूज कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं करेक्ट है एंड ये मेरे बिजनेस में हेल्पफुल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस हमेशा प्रोग्रेस करे, कुछ टाइम ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको फेलियर्स का सामना पड़ेगा, बट वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस है जो आपको पुश करेगा कि आपको इन फेलियर्स से डरना नहीं है बल्कि सीख कर आगे बढ़ना है। इट encourages टू आस्क कस्टमर्स फॉर देयर फीडबैक। मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में फीडबैक लेने के लिए कॉन्फिडेंस आपको इनकरेज करता है ताकि आप फीडबैक लें, उसे एक्सेप्ट करें एंड इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका बिजनेस इम्प्रूव हो। दे शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने अलावा किसी और की नहीं सुननी है या फिर किसी और को नहीं देखना है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। आपको एक बैलेंस बनाना है जहाँ पर ना ही आप अंडर कॉन्फिडेंट है ना ही आप ओवर कॉन्फिडेंट है। आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, बट अगर किसी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। Independence means one's ability to work alone and have the confidence to make one's own decisions.
मीन्स आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अकेले काम कर सकते हैं और अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। मीन्स जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप एक अकेले हैं जिसको ये डिसीजन लेना है कि क्या मुझे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। और अगर आप ये सब डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं और सही से ले पा रहे हैं तो ही आप इंडिपेंडेंट हैं। बट अगर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, 10 लोगों ने आपको 10 पॉइंट ऑफ व्यू दिए और फिर आप उन सभी के बारे में सोच रहे हैं, बट आपके बिजनेस के लिए एक्चुअल में क्या यूजफुल है वो आपने नहीं सोचा, बट जो औरों ने कहा वो आप सोच रहे हैं, तब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तब आप डिपेंडेंट हैं, तब आप उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्टेड हैं। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहना है तो आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा दूसरों की सोच से। आपको सोचना होगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट है। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आपको उसे सुनना चाहिए। आपको लगता है कि वो सच में यूजफुल रहेगा तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसका आपके बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, आपके बिजनेस में वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा, तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सुनना नहीं चाहिए या फिर उस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सोचने में। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम एज एन एंटरप्रेन्योर है कि आप अपने कस्टमर की डिमांड्स को बेस्ट पॉसिबल वे में फुलफिल करें। परसिवियरेंस। कोई भी बिजनेस करते टाइम एक एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, कभी कभी उसे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा। एंड ऐसी टाइम में कई बार एंटरप्रेन्योर्स अपनी हिम्मत हार जाते हैं, दे फील डिमोटिवेटेड एंड समटाइम्स दे थिंक टू गिव अप। वो सोचते हैं कि अब मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बट वही टाइम होता है जब उन्हें रुकने या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी मिस्टेक से सीखने की, इम्प्रूव करने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और इसी को हम कहते हैं परसिवियरेंस। मीन्स जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं आप तब भी पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप आगे चलते चले जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अपने जो बिजनेस में जो भी फेलियर हुआ, जो भी लॉस हुआ, उसे रिकवर करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की इम्प्रूवमेंट की। जब भी आपको अपने बिजनेस में कोई फेलियर मिला है तो आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी है। अगर आपको फेलियर मिला है इसका मतलब जो आपका प्रीवियस वे था काम करने का उसमें कोई ना कोई फॉल्ट रही है। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या फॉल्ट रही और फिर उस फॉल्ट को देखते हुए उसे रिपीट नहीं करना है, इम्प्रूव करना है और फिर आगे स्टेप्स लेने हैं बिना उस मिस्टेक को रिपीट किए। यही होती है रियल परसिवियरेंस। ओपन माइंडेडनेस means you have to be open to try new things and open to others feedback। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से अपने काम को करते जाएंगे एंड आपको प्रॉफिट होता जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील दैट you need to modify the things, you need to modify the way। मीन्स एक तरीका हमेशा काम नहीं करेगा, एक तरीके से हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। टाइम चेंज होता है, लोगों की डिमांड चेंज होती हैं, उस अकॉर्डिंग आपको भी अपना बिजनेस और उसकी टेक्निक्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए न्यू थिंग्स ट्राई करने के लिए, न्यू टेक्निक्स, न्यू वेज अप्लाई करने के लिए। और जब भी कोई पर्सन आपके साथ अपने थॉट शेयर करता है, अपने पॉइंट शेयर करता है, आपको फीडबैक देता है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो आपको उसको सुनना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है एंड हो सकता है कि
उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर उसका जो फीडबैक है वो हेल्प करेगा आपको इम्प्रूव करने में, या फिर एक ऐसा पॉइंट आपको पता चलेगा जिसको आपने सोचा ही नहीं होगा बट उससे आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए हमेशा जब भी आपको कोई फीडबैक दे तो आप उसे कंसिडर करें, अगर आपको लगता है कि वो यूज़फुल है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एटीट्यूड मीन्स किसी भी पर्सन के रिएक्ट रिस्पॉन्स करने का वे, किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन ऑब्जेक्ट या आइडिया के लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा, यही होता है एक पर्सन का एटीट्यूड। एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ एक्शन को, क्योंकि जब भी हमें एज एन एंटरप्रेन्योर कोई भी स्टेप लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन अफेक्ट होता है हमारे एटीट्यूड से, कि हम किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, एंड जो भी हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम कौन सा एक्शन लेंगे और कौन सा नहीं, और कैसे लेंगे, ये सब हमारे एटीट्यूड से अफेक्ट होता है। Now, there are certain differences between the attitudes of an entrepreneur and an employee. So, let us discuss in detail. First is belief in self. एक एटीट्यूड होता है कि आप खुद में विश्वास रखते हैं, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप खुद ही होंगे जो इसको अपने आप में विश्वास करना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। आपको मोटिवेट करने वाला आपके ऊपर कोई आपकी सीनियर अथॉरिटी, आपका बॉस, मैनेजर कोई नहीं है जो कि आपको मोटिवेट कर सके, आपको ये विश्वास दिला सके कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय, जिसको किसी न किसी ने एम्प्लॉय किया हुआ है उस जॉब के लिए, मीन्स मैनेजर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी सीनियर अथॉरिटी हो सकती है, जो कि उसे हमेशा मोटिवेट करती रहेगी कि आप इस काम को कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस जॉब को अच्छे से कर पाएगा। मीन्स वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके पास एक सपोर्ट है जो कि उसको मोटिवेट कर रहा है टाइम टू टाइम, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ कैसे डील करना है वो भी उसको बताया जा रहा है बाय सम सीनियर अथॉरिटी। बट एंटरप्रेन्योर के केस में कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सब चीज़ें खुद ही डिसाइड करनी होंगी। आप किसी से फीडबैक ले सकते हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं, बट एक्चुअल में वो कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि आपको रिस्पॉन्सिबल हैं आपको ये बताने के लिए कि जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएं तब आपको क्या करना है। नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस। मीन्स अगर एक एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस रन कर रहा है तो उसका अल्टीमेट फोकस कस्टमर की नीड्स पर, कस्टमर की डिमांड्स पर रहता है, कि उन्हें कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल करनी है और बेस्ट पॉसिबल वे में करनी है। बट जब एक एम्प्लॉय को कोई भी जॉब दी जाएगी तो वो सिर्फ अपनी जॉब करता है, उसका फोकस कस्टमर के ऊपर नहीं रहता है। मीन्स एक एम्प्लॉय को इससे लेना देना नहीं है कि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं। एम्प्लॉय सिर्फ अपना जॉब रोल करेगा। अगर एम्प्लॉय को बोला हुआ है कि वो डेटा एंट्री करे तो वो सिर्फ डेटा एंट्री करेगा, क्योंकि वही उसकी जॉब है। बट एक एंटरप्रेन्योर जो कि कंप्लीट बिजनेस को रन कर रहा है, वो अल्टीमेटली देखेगा कि कस्टमर की डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाए, बेस्ट पॉसिबल वे क्या रहेगा, और सब चीज़ें कस्टमर पर ही फोकस्ड होंगी इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर अपना वर्क, उसको करने का तरीका और उसको कितने टाइम में करना है, ये सभी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करता है। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉय, एक मैनेजर या फिर बॉस एक एम्प्लॉय को बताता है कि आपको कौन सा वर्क करना है, कैसे करना है और कितने टाइम में करना है, एंड एम्प्लॉय बाउंड है इस वर्क को इस तरीके से इतने टाइम में करने के लिए,
क्योंकि वो सिर्फ एक जॉब कर रहा है, ये बिजनेस उसका नहीं है, एंड ही इज बाउंड टू लिसन एंड ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉस or the senior authority. But in case of entrepreneur, they are free to do what they want. They can take their own decisions and they can complete their work as they want. Next is believe that environment can change. यहाँ पर environment का मतलब है market environment, means market में चीज़ें किस तरह से change कर रही हैं या grow हो रही हैं. सो बेसिकली ये एटीट्यूड सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के केस में होता है, मींस एंटरप्रेन्योर बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट बदल भी सकता है और वो इसी तरह से काम करते हैं कि एनवायरनमेंट अगर बदल भी जाए तो भी उनके बिजनेस पर इफेक्ट ना पड़े, और अगर पड़े तो वो मिनिमल इफेक्ट हो, सबसे कम इफेक्ट हो. बट इन केस ऑफ एम्प्लॉय को सिर्फ अपनी जॉब करनी है, जो उसको टास्क असाइन हुए हैं वो उसको बस अपने टास्क कंप्लीट करने हैं उस लिमिटेड टाइम पीरियड में. बट उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मार्केट की. वो सिर्फ और सिर्फ अपना जॉब रोल देखेगा कि वो अपना जॉब कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं. उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होगा कि एनवायरनमेंट चेंज होगा या नहीं होगा, हमारी कंपनी उस अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. एम्प्लॉय सिर्फ अपना जॉब रोल देखेगा और अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, एंड उसको मार्केट एनवायरनमेंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ वी कम टू सेशन 4, थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर. अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा. आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जो कि आपकी हेल्प करें एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने में और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह बिजनेस रन करने में. सो फर्स्ट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. मीन्स जब भी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक एंटरप्रेन्योर के पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो सोच सके अपनी प्रॉब्लम के बारे में और सॉल्यूशंस ला सके ताकि उसका बिजनेस इम्प्रूव हो, उसका बिजनेस ग्रो करे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें. प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना. मीन्स एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. जब उसे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है तो वो उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकता है. जनरली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या फिर बिजनेस को रन करते टाइम एक एंटरप्रेन्योर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर टाइमली ढूंढ ले तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. एंड अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो वो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर से रिलेट करके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकता है. क्रिएटिविटी. यहाँ पर हम आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं. मींस आप आर्ट में अच्छे हो, आप ड्राइंग अच्छी बना लेते हैं, उस क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं. बट हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एबिलिटी की जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऐसे यूनिक सॉल्यूशंस लाता है जो कि किसी और ने नहीं सोचे थे और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं. तो ऐसे आइडियाज़ के साथ आना जिसको किसी ने सोचा ना हो, जो किसी ने कभी इम्प्लीमेंट ना किए हों और वो बहुत इफ़ेक्टिव भी हों, ऐसे आइडियाज़ को लाना क्रिएटिविटी होती है. Next is innovation. Innovation is different from creativity.
कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दोनों सेम चीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस किया कि हम किसी भी ऐसे आइडिया को सोचेंगे जो कि किसी और ने नहीं सोचा होगा, तब हम क्रिएटिव होंगे। बट इनोवेशन का मतलब है कि हमने एक नया आइडिया सोचा जो कि किसी और ने नहीं सोचा था, और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया, तब वो होता है इनोवेशन। मीन्स अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है जो किसी और ने नहीं सोचा है, तो वो है क्रिएटिविटी। बट अगर आप उस आइडिया को इनोवेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो एक इनोवेशन होगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रॉब्लम में हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको कोई भी एक सॉल्यूशन लाना है या फिर कोई चीज़ डिसाइड करनी है, तब आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी उस सिचुएशन को समझने में, या फिर जो प्रॉब्लम आई है उसे समझने में। और आपको पता चलेगा कि वो सिचुएशन या प्रॉब्लम क्या है, क्यों है और कैसे है। जब तक आपको इन सब बातों का पता नहीं लगेगा, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उस प्रॉब्लम का या सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम को हर तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस मिले। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम देख के डर जाएंगे, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होगी। आपको उसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉब्लम का, तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। Let us move to session 5, coming up with a business idea. Before discussing about the next session, let us discuss about the business cycle. In business cycle, there are 4 steps: business idea, understand market, business planning, and improving the growth in business. So these are the 4 steps that are included in the business cycle. मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें एक साइकिल होगी जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करे। और ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपको मार्केट को समझना आना चाहिए कि मार्केट की क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको उन्हें किस तरह से फुलफिल करना है। इस चीज़ के लिए आप बिजनेस प्लानिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही वे वर्क करता रहे, आपको टाइम के साथ चेंज करने पड़ेंगे अपने वेज, आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। तो उसके लिए आपको ऐसे वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपकी ग्रोथ इम्प्रूव हो। तो ये होती है बिजनेस साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट स्टेप, बिजनेस आइडिया। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि वो बहुत ही एक्साइटिंग है, बट एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको दिमाग से ये सोचना भी है कि आखिरकार मुझे वो बिजनेस चलाना कैसे है। सिर्फ एक्साइटमेंट में रहेंगे तो आपका बिजनेस उतना अच्छा रन नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है, तो आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ वर्क भी करना पड़ेगा, ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है बिजनेस आइडिया। मीन्स आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो अब हम बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर सामने आता है और किसी न किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, ताकि उन कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। और इसी सॉल्यूशन को कहते हैं बिजनेस आइडिया। मींस जब भी कस्टमर्स की कोई डिमांड होगी, तो आपको एक ऐसे सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि सभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फुलफिल कर पाए।
तो उसी को कहते हैं हम बिजनेस आइडिया। और ये बिजनेस आइडिया सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए नहीं होता, इससे एंटरप्रेन्योर को भी फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए भी अपना बिजनेस करता है। तो उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया सोचना पड़ता है जो कि उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और कस्टमर्स की डिमांड को भी आसानी से फुलफिल कर दे। तो जो आइडिया है वो कैसा हो सकता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है। मींस जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जहाँ पर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही ऑफर करेंगे। तो इन सब टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से हमें एक बिजनेस आइडिया आ सकता है कि हम कौन सा बिजनेस लें। ये आइडिया हम टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बेसिस पर सोच सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिया क्रिएशन। There are three basic principles for the creation of business idea. Means जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा बिजनेस आइडिया की क्रिएशन। सो बिजनेस आइडिया क्रिएट करने के लिए आपको थ्री प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल इज कस्टमर नीड। मीन्स कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर क्या डिमांड करता है। अगर आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि कस्टमर की वही नीड है जो कि आप उसे प्रोवाइड करने वाले हैं। देन सेकेंड प्रिंसिपल इज एंटरप्रेन्योर्स ओन इंटरेस्ट और टैलेंट। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कस्टमर की नीड पर फोकस किया बट उस बिजनेस को करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपका कोई टैलेंट नहीं है, मीन्स आप उस बिजनेस को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे केस में अगर आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया तो आप उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना एक इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर हो सकता है। देन थर्ड प्रिंसिपल इज इनोवेटिव। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनोवेशन मीन्स टर्निंग एन आइडिया इनटू रियलिटी। सो आपको एक ऐसे यूनिक आइडिया के साथ आना है ताकि आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए और आपका बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए एंड आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाए और कस्टमर्स की डिमांड भी फुलफिल हो। Now let us study a few ways to come up with different business ideas. Means जो भी बिजनेस आइडिया है वो अलग अलग बेसिस पर डिसाइड हो सकता है। वो कौन कौन से बेसिस हैं देखते हैं। फर्स्ट इज लोकेशन बेस्ड आइडिया। मीन्स हर लोकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सीजनल आइडियाज, डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। सो आप उन्हीं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट्स बेस्ड आइडियाज मीन्स डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि वेडिंग होती है, बर्थडेज होते हैं, तो आप वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, बर्थडे प्लानर या फिर पार्टी प्लानर। मीन्स आप डिफरेंट इवेंट्स के बेसिस पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इवेंट के बेसिस पर वर्क करता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ड्रिवन आइडियाज। मीन्स ऐसे वर्क जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है, कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप उसको अपना बिजनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वोकेशन ड्रिवन आइडियाज। मीन्स आपके पास अगर कोई वोकेशनल स्किल है, सपोज कोई फार्मर है और वो बहुत साल अपने फार्मिंग में दे चुका है, तो उसे पता है कि फार्मिंग कैसे की जाती है, उसको फार्मिंग के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब पता है, तो वो एक फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है जिससे कि वो हेल्प कर सकता है दूसरों को फार्मिंग के बारे में बताने में, फार्मिंग सीखने में।
सो इस तरह से हम अपनी वोकेशनल स्किल्स के बेस्ड पर भी बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। We have discussed the first step of business cycle, that is business idea. Now let us understand the second step, which is understanding the market. Means अगर आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या वो सच में मार्केट में वर्क करेगा या फिर नहीं, और इसके लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। आप कैसे ये आइडिया लगाएंगे कि आपका बिजनेस उस मार्केट में वर्क करेगा या नहीं? इसके लिए दो स्टेप्स हैं। पहला है कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। मींस आपको एक कस्टमर सर्वे करना होगा जिससे आपको पता लगेगा कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। मीन्स सपोज कीजिए आप कुछ कस्टमर से सर्वे करते हैं, मीन्स उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको किस चीज़ की नीड है और क्या वो उन्हें मिल पा रही है, और अगर नहीं मिल पा रही है और अगर कोई दूसरा नया बिजनेस आता है मार्केट में तो क्या वो उस चीज़ को लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कस्टमर सर्वे। नेक्स्ट स्टेप इज कंपटीशन सर्वे, जो कि आपको बताएगा कि आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस कितना है। मींस अगर आप एक ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहां आपके जैसे कई बिजनेस हैं तो आपका कंपटीशन बहुत हाई है। बट अगर आप एक ऐसे मार्केट में जाएंगे जहां आपके जैसा कोई बिजनेस नहीं, आप फर्स्ट पर्सन होंगे जो कि ऐसा बिजनेस करेंगे, तो आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे ताकि आप एक मार्केट को समझ पाएं, ये समझ पाएं कि आपका बिजनेस उस मार्केट में वर्क करेगा या नहीं। जैसा कि अभी हमने पहले स्टेप को डिस्कस किया जिसमें हम एक कस्टमर सर्वे करेंगे जहां से हमें पता लगेगा कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। सो ये नीड्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि सर्व्ड नीड्स। मींस जो भी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो भी नीड है वो ऑलरेडी सर्व्ड है। मींस कोई ना कोई बिजनेस ऐसा है जो कि उन नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एंड अगर कोई दूसरा बिजनेस मार्केट में नहीं भी आता है तो कस्टमर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। देन सेकेंड टाइप इज पार्शियली सर्व्ड नीड्स। मींस ऐसी नीड्स जिनको सर्व किया जा रहा है बट कंप्लीटली नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। मींस एक हॉस्पिटल है, आप कह सकते हैं कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल है, बट वो हॉस्पिटल आपकी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं करता। मे बी आपको एक डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट हो बट उस हॉस्पिटल में कोई डेंटिस्ट ना हो, तो वो आपकी नीड्स को फुलफिल तो कर रहे हैं बट पार्शियली फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी पार्शियली सर्व्ड नीड्स हैं। Then the third category is unserved and known needs. Means ऐसी भी needs होती हैं जिनको सब जानते हैं बट अभी तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं आया है जो कि उन नीड्स को फुलफिल कर सके, कस्टमर की उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो इसलिए वो अनसर्व्ड है बट हर कोई जानता है कि इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देन द फोर्थ टाइप इज अननोन नीड्स। मीन्स ऐसी भी नीड्स हैं जो कि पता ही नहीं है कि कस्टमर्स को ये भी चाहिए, बट हमें तो पता नहीं क्योंकि कस्टमर्स ने या तो हमसे डिस्कस नहीं किया है या फिर हम खुद अनअवेयर हैं उनकी नीड्स के बारे में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स। जब एक एंटरप्रेन्योर को कस्टमर की नीड्स को समझना है तब उसे कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ेगा ताकि वो उन नीड्स को अच्छे से समझ पाए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर की डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की, मीन्स मार्केट में एक प्रोडक्ट बहुत ही हाईली डिमांडेड है बट वो अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो
आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मीन्स वो प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी का होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। देन प्राइस मीन्स उस प्रोडक्ट का आपको एक ऐसा प्राइस रखना होगा जो कि कस्टमर्स अफोर्ड कर पाएँ, इजीली उसे परचेज कर पाएँ। देन लोकेशन मीन्स ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पर उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेलिंग होगी। मीन्स अगर आप मार्केट के बिल्कुल बीच में कोई दुकान लगाते हैं तो जनरली ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर आप की सेलिंग ज़्यादा होगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। बट अगर आप मार्केट से कहीं बहुत दूर हैं तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स को पता ही ना हो कि आपकी कोई शॉप है या फिर आप भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कस्टमर्स की डिमांड तो थी, रिक्वायरमेंट तो थी, बट आपकी लोकेशन की वजह से वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाए। तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट लोकेशन रखना भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज टाइम मीन्स कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है डे वाइज, वीक वाइज और सीजन वाइज जब आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जिसे कहते हैं पीक पर सेलिंग होना। मीन्स सपोज कीजिए एक कंपनी जो होली के लिए कलर्स बनाती है, उसकी मैक्सिमम सेलिंग कब होगी? जब होली आने वाली होगी। बट रेस्ट ऑफ द ईयर उसकी सेलिंग ऑलमोस्ट नो के बराबर होगी, क्योंकि तब कलर्स की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए टाइम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन फ्रीक्वेंसी मीन्स एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर कितनी बार खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी खाने पीने का सामान है तो वो आप डे वाइज या फिर वीक वाइज उसको खरीदेंगे। बट अगर कोई ऐसा आइटम है जैसे कि यूटेंसिल मीन्स बर्तन, तो वो आप फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदेंगे। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी मंथ्स के बाद, ईयर्स के बाद, तभी आप लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हर प्रोडक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार एक कस्टमर उसको खरीदेगा। ये सभी फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं जब आपको कस्टमर की नीड्स को समझना है। कस्टमर सर्वे एंटरप्रेन्योर्स जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कस्टमर सर्वे करते हैं ताकि उन्हें ये पता लग पाए कि जो भी उनका बिजनेस आइडिया है, मींस जो भी उनके बिजनेस से अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर होगा या फिर जो भी वो सर्विस ऑफर करेंगे, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। कस्टमर सर्वे करने से एक एंटरप्रेन्योर को पता लगता है कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं और वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कस्टमर सर्वे इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू फाइंड आउट व्हाट कस्टमर्स वांट। कस्टमर क्या चाहता है ये एक कस्टमर सबसे अच्छे से बता सकता है। एंड एक कस्टमर सर्वे करने के लिए आप डायरेक्टली कस्टमर से बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। कंपटीशन सर्वे इस टाइप के सर्वे में आप एज एन एंटरप्रेन्योर ये पता करना चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं या फिर आपका जो बिजनेस है उसका कितना कंपटीशन है मार्केट में। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक बिजनेस जो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं और वही सेम बिजनेस आप भी करना चाहते हैं तो आपका कंपटीशन बहुत हाई होगा। बट एक ऐसा बिजनेस जो कि और कोई नहीं करता, आप फर्स्ट पर्सन हैं जो कि उस बिजनेस को करेंगे, तो आप एक यूनिक बिजनेस करेंगे जिस वजह से आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा एट दैट टाइम। कंपटीशन सर्वे करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कंपटीशन कितना है और कितना बड़ा कंपटीशन है। सो द क्वेश्चंस आर, हाउ डू कस्टमर सी द बिजनेस मीन्स कस्टमर्स को क्या लगता है कि वो बिजनेस कैसा है, अगर उस बिजनेस को किया जाए तो वो कितना प्रॉफिटेबल रहेगा।
एट व्हाट प्राइस इज द कॉम्पिटिटर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, मीन्स अगर आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका कोई भी प्राइस सेट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कितना रखा हुआ है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो कम चांसेस हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि हमेशा कस्टमर्स ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को खरीदें। वॉट आर द ऑफर्स मेड विच अट्रैक्ट द कस्टमर्स, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई ऑफर्स नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर बिजनेस डिस्काउंट ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत तरह के ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। हाउ डू शॉपकीपर्स टॉक टू द कस्टमर्स, हाउ डज द कस्टमर फील वाइल बाइंग द प्रोडक्ट, मीन्स जो शॉपकीपर्स हैं वो कस्टमर से किस तरह बात करते हैं, किस तरह कस्टमर उनसे अफेक्ट होता है और कस्टमर को कैसा लगता है जब वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। सो ये सब सिर्फ सैम्पल सर्वे के क्वेश्चंस हैं, मींस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। दिस वाज जस्ट अ सैम्पल। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट सेशन, बिजनेस प्लानिंग। जब एक एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड कर लिया है कि क्या बिजनेस आइडिया है, क्या मैन्युफैक्चर करना है या फिर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, और ये समझ लिया है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को किस तरह सेटअप करेगा, किस तरह स्टार्ट करेगा एंड देन रन करेगा ताकि वो सक्सेसफुल रहे आगे भी, ये चीज हम अब पढ़ेंगे। बिजनेस प्लान मीन्स एक ऐसा डिटेल प्लान जहां पर एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि उसका क्या गोल है या एम है बिजनेस स्टार्ट करने का, मीन्स बिजनेस स्टार्ट करके वो क्या गोल अचीव करना चाहता है और उसे अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, मीन्स बिजनेस प्लान की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है, हमें एज एन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस प्लान क्यों रेडी रखना चाहिए। इट इज़ बिकॉज इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द मनी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी बिजनेस मनी लगेगी, कितनी मनी स्पेंड होगी, सो दैट आप उतनी मनी अरेंज कर पाएँ। एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, मीन्स आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको कितना क्वांटिटी चाहिए एंड उस मटेरियल को अरेंज करने में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप करेंगे जब आपको पता होगा अबाउट योर बिजनेस प्लान। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग आउट, मीन्स आप अपने बिजनेस में सही चल रहे हैं, आपका बिजनेस सही चल रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग आउट। देन नेक्स्ट इज सेटिंग गोल्स, मीन्स आप अपने बिजनेस के लिए स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए एंड उन्हें फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए, क्योंकि कभी भी बिजनेस का एक गोल नहीं होगा। अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि आप और अच्छा अचीव कर पाएँ। तो आपके जो गोल्स होंगे वो आपको फ्रीक्वेंटली सेट करते रहने चाहिए, इससे आपके बिजनेस की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। Now let us discuss about the fourth point of the business cycle, improving and growing business. मीन्स अगर आपने एक बिजनेस सेटअप कर लिया है तो उसके बाद आपको ज़रूरत है ऐसे वेज की जिनसे आप अपना बिजनेस इम्प्रूव कर सकें और उसकी ग्रोथ को एनहेंस कर सकें, सक्सेसफुल बना सकें अपने बिजनेस को। सो इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि क्वालिटी, मीन्स आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को बेस्ट रखना चाहिए एंड अगर आपको कोई भी ऐसा फीडबैक कस्टमर्स की तरफ से मिलता है जहां आपको पता लगता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कस्टमर्स ने डिमांड की है कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो आप उस पर फोकस करिए, आप कंसिडर कीजिए उस फीडबैक को एंड implement the ways in which the quality can be improved.
देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलिंग अप, मीन्स आपको हमेशा ऐसे ऑफर्स देने चाहिए, ऐसी टेक्निक्स ऑफर करनी चाहिए जिनसे कि आपके कस्टमर्स इंक्रीज हो एंड आपकी कस्टमर रीच बढ़े। एंड इसके लिए सिर्फ ऑफर्स ही नहीं, आप कहीं और जाकर किसी और लोकेशन पर जाकर अपनी एडवर्टीजमेंट कीजिए ताकि आपकी कस्टमर्स रीच बढ़े, आपकी जो कस्टमर है वो बढ़े एंड उनकी डिमांड बढ़े, जिससे कि आपका बिजनेस और सक्सेसफुल हो। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एडिंग सब्सटीट्यूट, मीन्स अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई और सब्सटीट्यूट भी सेल करने लगते हैं तो हो सकता है कि जो कस्टमर है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, बिकॉज जब भी कस्टमर्स को कोई ऑफर दिखता है तो वो उसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं रेदर देन अ प्रोडक्ट जो कि कोई ऑफर नहीं दे रहा है। सो आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें। So students, that was all about this unit 4 entrepreneurship skills and I hope आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी ऐसी फैक्ट है, कोई भी ऐसी स्लाइड है जो कि आपको क्लियर नहीं है, सो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू देयर। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.